नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, गिल्डेड का मतलब होता है गोल्ड प्लेटेड, ठीक है, प्लेटेड विद गोल्ड, एनीथिंग विच इज कवर्ड विद गोल्ड। एंड ये सोनेट है, सबसे पहले अंडरस्टैंड बिफोर इवन स्टार्टिंग, इट्स नॉट अ पोएम, इट्स अ सोनेट। शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं अपने टाइम में, लाइक यहाँ आई थिंक मेंशन भी होगा 154 समथिंग सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। एंड आउट ऑफ दैट दिस इज सोनेट नंबर 55। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आएगा तो लिखना, जब भी कभी क्वेश्चन लिखोगे ब्रैकेट में सोनेट 55 है, ये एग्जाम में नंबर याद रखना, ठीक है। एंड सोनेट क्या होता है? इट्स अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, देखो यहाँ मेंशन भी है, इट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, और इसका एक अपना फिक्स्ड स्ट्रक्चर्ड राइम होता है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो फिक्स्ड है। एंड बेसिकली थ्रू आउट अ सोनेट, जब भी कोई एक सोनेट लिखा जाता है, थ्रू आउट अ सोनेट अ सिंगल आइडिया इज डिस्कस्ड, दैट इज वन थिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर वो क्या बात करें, जैसे आपने अभी बोला, आओ फटाफट। अच्छा, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज बिलवर्ड। अब बिलवर्ड का मतलब यहाँ पे पार्टनर है, कोई फ्रेंड है, वी डोंट नो, बट इफ यू लाइक रीड अबाउट इट, तो इट इज बिलीव कि देयर वाज दिस सम किंग, कहीं के कोई ड्यूक था एक कोई, एंड उनके लाइक एज एन ओड टू हिम शेक्सपियर ने ये लिखा था, दिस हेयर बिलवर्ड इज नॉट लाइक अ पार्टनर, नॉट इन अ रोमांटिक सेंस, बट मोर लाइक इन अ प्रेजिंग सेंस, लाइक किसी को अप्रिशिएट या प्रेज करते हुए उन्होंने ये सोनेट लिखा है, ठीक है। And what is the central idea if we cover it in one line? He says कि even if the world will end, लोग क्या करते हैं किसी की ग्लोरी में? मॉन्यूमेंट्स बनवाते हैं, ठीक है, पैलेसेस बनवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ताजमहल, वो भी तो किसी की मेमोरी में बनाया है ना। सो आज नहीं तो कल इवेंचुअली ताजमहल विल डीके, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू डीके, इवेंचुअली एक ना एक दिन तो अल्टीमेटली इट्स अ मॉन्यूमेंट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा एक ना एक दिन। या लेट्स अज्यूम देयर इज अ कंप्लीट सिटी, कुछ भी डिजास्टर आएगा नेचुरल, वो सिटी खराब हो जाएगी। सिमिलरली लेट्स से देयर इज अ वॉर हैपनिंग, अब वॉर में आप देखते हो बॉम्बिंग भी होती है, कुछ भी होता है, तो वो चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाट ही सेइंग कि जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, पैलेस है, मॉन्यूमेंट्स है, जो भी कोई बनाता है इन लव ऑफ समवन, इन प्रेज ऑफ समवन, इवेंचुअली एक ना एक दिन विद टाइम, इन दिस पोएम ना ही इज कॉलिंग टाइम स्लटिश, स्लटिश टाइम इन द सेंस कि टाइम इज इवल। ही सेज कि टाइम इतना इवल है कि विद टाइम चीजें खराब हो ही जाती हैं, इवेंचुअली दे विल डीके, इफ नॉट टुडे देन टुमारो। बट ही सेज व्हाट आई हैव डन इज आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अ पैलेस और अ मॉन्यूमेंट फॉर माय बिलवर्ड, आई एम गोइंग टू राइट अ पोएम, आई एम गोइंग टू राइट सम वर्ड्स, एंड मैं इन वर्ड्स में उसकी मेमोरी को फॉर एवर लॉक कर दूंगा, so that even when I die, even when my next generations die, even when time passes, my words will remain. So that is the like the basic message of this poem, that is the basic theme of this poem, that even if everything may be destroyed because of time, and because of wars, because of conflicts, because of fights, physical चीजें destroy हो सकती हैं, but my words will never be, like they will never end, and कब तक चलेंगे मेरे words? Till the doomsday. There is a word he mentions in this which is doomsday. Doomsday means जैसे in हिंदी हम बोलते हैं ना उर्दू, कयामत जैसे हम बोलते हैं कि मतलब the day the world will end, जिस दिन वर्ल्ड का लास्ट डे होगा। He says कि till that day my word will be carried on and the generations to come, posterity एक word वो mention करते हैं कि जो भी future generations हैं, all of them will read my work, and every time somebody will read this, he will praise whom? द बिलवर्ड, जिसको लेके वो पोएम लिखी है। बिकॉज अगर आप इस लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस पोएम, शेक्सपियर ने लिखी है वो पता है हमें, बट जिसके लिए लिखी है हम उसके बारे में बात करेंगे ना, कि उसको याद करते हुए लिखा था। फॉर एग्जाम्पल सब ताजमहल देखता है उसे क्योंकि शाहजहां ने बनवाया है, बट देन किसके लिए बनवाया है? फॉर हिज वाइफ, सो यू रिमेंबर हिज वाइफ एज लुकिंग एट दैट मेमोरियल। सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। शेक्सपियर के बारे में माइनर सा इंट्रोडक्शन है। ही वाज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, उनको वहां का लाइक मतलब काइंड ऑफ एक चीज तो है कि ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट बोलते हैं ऑल टाइम। ड्रामेटिस्ट समझते हो क्या होता है? somebody जो ड्रामास लिखते हैं, मतलब जो प्ले लिखते थे, तो ही वाज दैट, ठीक है। एंड नहीं, शेक्सपियर एक्टर भी था, एक्ट भी करता था कुछ कुछ, इनफैक्ट उसने कुछ अपने खुद के प्लेज में और कुछ उसने दूसरों के प्लेज में एक्ट भी किया है, बट मेजरली ही वाज मोर ऑफ एन ऑथर, ठीक है। एंड अच्छा, टेक्स्ट पढ़ने से पहले भी ना एक बार पहले थीम पर आ जाओ। अभी जो मैंने फर्स्ट थीम बताई थी आपको कि मॉन्यूमेंट्स विल गेट डिस्ट्रॉयड, बट जो आर्ट है, जैसे एक चीज सिंपल सी चीज है, आपने कुछ फिजिकली क्रिएट किया, बहुत इजी है, कोई भी एनीबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। बट जो आपका टैलेंट है, जो आपकी स्किल है, वट एवर आर्ट यू हैव, वट एवर क्राफ्ट यू हैव दैट यू हैव बिल्ड, नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। आज डिस्ट्रॉय हो गया, कल आप फिर बना लोगे। दैट इज द फर्स्ट थीम हेयर, द थीम ऑफ इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट एंड पोएट्री। कि रिटन वर्ड्स जो है, यहाँ पर आर्ट का मतलब क्या है?
लिटरेचर। अच्छा एक चीज और बताओ, आर्ट का मतलब क्या होता है वैसे जनरली? आर्ट मतलब ड्राइंग्स, जस्ट ड्राइंग्स, स्किल, व्हाट एल्स? बहुत चीजें क्या? गिव मी एन एलेबोरेशन। तो जैसे गिव मी एग्जांपल। अच्छा म्यूजिक इज आर्ट, पेंटिंग्स आर आर्ट, लेट्स से somebody ड्रामा इज आर्ट, ठीक है। बेसिकली आर्ट इज एनीथिंग विच गिव्स यू एस्थेटिक प्लेजर, कोई भी चीज जो आपको एस्थेटिकली अच्छा फील करा रही है। इमोशनली इट्स काइंड ऑफ चैलेंजिंग यू, और इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट सम काइंड ऑफ एन इमोशन इन यू। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉवल भी पढ़ रहे हो, इवन दैट इज एन आर्ट। इफ यू आर रीडिंग अ नॉवल एंड वो आपके अंदर कोई इमोशन इवोक कर रही है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, लव, जेलसी, एनमिटी, कुछ भी एक इमोशन अगर इवोक कर रही है, एनी सच थिंग कम्स अंडर आर्ट। शेक्सपियर ने क्या किया है? वर्ड्स लिखे हैं, वो वर्ड्स भी क्या है? आर्ट है। सो ही सेज आर्ट इज इमॉर्टल, कि मेरा जो आर्ट है, मेरे जो वर्ड्स हैं, दे विल कंटिन्यू फॉर मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसे आपने भी मेंशन किया था ना कि प्रिंस जो थे वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए या फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन वो मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे। सो दैट इज व्हाट इज डिस्कस्ड हियर, कि लोग मॉन्यूमेंट्स बनवाते हैं बट इवेंचुअली वो तो they'll be destroyed, but my words are immortal. While grand monuments, stone statues, and gold plated palaces will eventually decay or they will get destroyed by wars, but my poetry will remain untouched by time. There's one very important phrase in this lesson, मतलब वो poem में नहीं है, you have to learn that, ravages of time, कि एक लाइन जरूर लिखनी है जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, ravages of time spare none, कि टाइम जो है वो किसी को भी स्पेयर नहीं करता। इवेंचुअली टाइम हर चीज को डिस्ट्रॉय कर ही देगा। टुडे समथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, टुमारो इट मे नॉट रिमेन द सेम, बट वन थिंग दैट विल ऑलवेज स्टे इज दिस, हिज वर्ड्स, ठीक है, जो उन्होंने लिखे हैं। सेकंड वही है, रेवेजेस ऑफ टाइम एंड वॉर। टाइम इज डिपिक्टेड एज अ डिस्ट्रक्टिव एंड हॉस्टाइल फोर्स, कि टाइम बहुत हॉस्टाइल है, मतलब बहुत अनफ्रेंडली है, टाइम सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने क्या फ्रेज यूज किया है इन द सोनेट? स्लटिश टाइम। टाइम को स्लटिश बुला रहे हैं, विच मीन्स कि टाइम ईविल है, अनफेथफुल है बेसिकली। हाँ, बाय अनफेथफुल बिकॉज टुडे टाइम इज नॉट लॉयल। क्यों नहीं लॉयल? बिकॉज वो सब कुछ क्या कर देगा? ruin कर देगा, खराब कर देगा eventually in the long term. Similarly, he's used one more phrase in this poem which is called wasteful war. War wasteful क्यों है? Exactly, war loss cause करता है, right? एग्जैक्टली एवरीथिंग, रिसोर्सेज, लाइफ, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज डैमेज ड्यूरिंग अ वॉर। अभी जैसे रिसेंटली आप लोगों ने तो अभी भी देखा है, सो व्हेन बॉम्बिंग इज हैपनिंग, सो पीपल आर डाइंग, बिल्डिंग्स आर गेटिंग ब्रोकन, लाइक डैमेज, सो एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली बहुत इफेक्ट्स होते हैं। सो ही सेज वॉर्स आर वेस्टफुल। एंड एक वर्ड यूज किया इन द पोएम, ब्रॉयल्स। ब्रॉयल्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ टर्बुलेंस, एनी काइंड ऑफ ट्यूमुल्ट, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट जब दो लोगों के बीच में होता है। सो ही सेज जब भी किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर होगा, that will tear down everything. So time does not spare anyone. But he says amidst all this one thing will be untouched. वो है मेरे words जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। But they cannot erase the memory of love preserved in verse. जो मैंने लिख दिया है अब, the love that I have locked in this verse, that will forever be preserved. और वो कभी end नहीं होगा। And last thing he says, true love survives the judgment day. Judgment day मतलब वही the doomsday. इसमें एक word mention है doom. Doom is the last day of the earth, like जब भी world end होगा. So he says, if my love is true for for the person that I'm writing this poem, for my beloved, if my love is true, it will survive till the last day, till the day of judgment. And it and एक और चीज कि not just my love but also the beauty of my beloved, कि every time somebody will read this, they will talk about my beloved and they will praise this person too. So वो चीज भी एंड तक चलेगी। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट पहले? अच्छा, नाउ कम टू द टेक्स्ट, बुक खोल लो। Not marble, nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. So again the first thing is same, कि ना तो मार्बल, मार्बल मीन्स मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट्स, तो जितनी, जैसे एग्जांपल आई सेड ताजमहल, जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया, सो ऐसे जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं, या फिर गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। गिल्डेड मीन्स जो गोल्ड से कवर्ड है, मतलब ही इज द रीजन ऑफ मेंशनिंग गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स इज कि इतने लग्जरियस जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए, लाइक पीपल हैव मेड देम विद गोल्ड, इवन दैट विल इवेंचुअली बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज द पॉइंट, कि ना तो मार्बल मॉन्यूमेंट्स, ना ही गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, मेड बाय हूम? Prince. All the princes who have made this,
shall outlive this powerful rhyme. Nothing will live more than this powerful rhyme that I am going to write. But you shall shine more bright in these contents. Who is you? The beloved. Beloved के लिए लिख रहे हैं ना. So, but you will shine more bright in these contents. Content means this content. जो ये मैंने rhyme लिखी है. In this content, you will shine more. You will shine का मतलब क्या है? Literal sense में shine. Shine in the sense of हाँ, you will be appreciated. You will even be more praised. Than unswept stone besmeared with sluttish time. Focus on the words. Unswept stone meaning लिखा भी है नीचे. Unswept is dirty, unclean. Basically, stone का मतलब है anything made out of stone. जैसे for example, any monument is made out of stone. So what will happen? एक दिन ऐसा आएगा that people will stop visiting the monument and then nobody will come to clean it and take care of it. It will be dirty and that's why he's saying unswept stone. It will remain as it is. बिस्मियर्ड विथ स्लटिश टाइम. बिस्मियर्ड मतलब डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सो ही सेज वन डे इवेंचुअली व्हेन पीपल विल स्टॉप केयरिंग फॉर दीज मॉन्यूमेंट्स. तो ये मॉन्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ स्लटिश टाइम. स्लटिश का मीनिंग वहां पे लिख भी लो, वैसे वहां लिखा है बट राइट वन वर्ड, ईवल और अनफेथफुल. स्लटिश में लिख लो ईवल और अनफेथफुल. So he says because of time which is unfaithful, which is evil, eventually time क्या करेगा? इन unswept stones को क्या कर देगा? Besmear कर देगा. Besmear कर देगा मतलब besmear means damage कर देगा. ठीक है. Sluttish का meaning लिख लो either evil or you can write unfaithful in this context. भव्या आप ये क्यों लिख रहे हो poem? This is a text. तो ये नहीं लिखना है, ये तो बुक में है ना. अच्छा, यहाँ तक क्लियर. पहले फर्स्ट 4 लाइंस ठीक है. ही सेज कि चाहे मार्बल के मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स हो, या जो भी स्टोन मेड मॉन्यूमेंट्स है, इवेंचुअली बिकॉज ऑफ फ्लटिश टाइम एवरीथिंग विल बी destroyed and nothing will remain. Only this powerful rhyme that I'm going to write will remain. These are the first 4. Continuing. अच्छा, एक और चीज पहले साइड बाय साइड डिस्कस कर लेते हैं. फ्लटिश टाइम, which poetic device do you think it is? And एक और भी personification तो है उसके अलावा. That's not the word. Acha, underline this, circle this, and first poetic device you write personification. Na, transferred epithet. मैंने इतनी बार बताया है क्लास में. ट्रांसफर्ड एपिथेट बताया था ना. टाइम सर्टेज हो सकता है तो फिर हाँ एग्जैक्टली ट्रांसफर्ड एपिथेट. So I told you that the quality may be referred for something else, but then it is passed on to something else. अच्छा ठीक है. Anyway, major is personification. अगर एग्जाम में आता है your first answer would be personification because time is shown as evil. Time को एक human quality दी है. Humans can be evil and unfaithful, and that quality is transferred to time. So time is that is time is personification. Clear यहाँ तक? Continue. चलो अब आगे. When wasteful war. अच्छा पहले तो poetic device. Wasteful war. Alliteration. ठीक है. ये कर लो circle and mention alliteration. W की sound is repeated. When wasteful war shall statues overturn. Shall और statue में है alliteration. Sh and sir different sounds है. ठीक है. Now he says कि when in future someday when there will be a wasteful war. Wasteful in the sense कि जब कोई unnecessary किसी भी random reason के लिए जब war होंगे country में कहीं पर भी, they will overturn the statues. Overturn the statues मतलब जो भी आप monuments बनवाते हो, statues बनवाते हो किसी की remembrance में, war के time पे everything will be overturn. It will be overthrown मतलब कि damage हो जाएगा वो चीज. Overturn का वैसे exact meaning लिख लो uprooted या overthrown भी लिख सकते हो. Uprooted और overthrown. ठीक है. When wasteful war shall statues overturn and broils root out the work of masonry. Who is a mason? Mason जो मेजरली घर बनाता है बेसिकली लाइक somebody who lays bricks and cement. ठीक है. बट हाँ यहाँ पर ऊपर मेंशन वो था लेकिन आई एम आस्किंग इन जनरल हु इज अ मेजन. गुड. अच्छा मेजनरी के लिए लिख लो यहाँ पर. Here it refers to any kind of architecture, whatever has been built.
आर्किटेक्चर. सो व्हाट ही सेइंग इज ब्रॉयल्स. अच्छा, ब्रॉयल्स का मीनिंग भी मेंशन्ड है बुक में वैसे तो. इन शॉर्ट, वॉर्स, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोई ट्यूम्यूल्ट, कोई झगड़ा, एनीथिंग जिनकी वजह से वॉर होगा. दीज वर द वर्ड यू वर सपोज टू राइट, भव्य. अच्छा, what he's saying is whenever there will be any unnecessary war in the future, they will overturn the statue, and whenever there will be broils मतलब जब war होगा, that will root out the work of masonry. root out का मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ के फेंक देना. so what he is saying is कि जब wars होंगे, जब फाइट्स होंगी, जब लड़ाइयां होंगी, जितने भी आर्किटेक्चर जो भी मतलब बने हुए हैं चीजें, everything will be thrown away, it will be shattered to pieces and nothing will remain, not even a like you can say कि not even a part of it will remain for people to remember in future. Clear यहाँ तक? Continue आगे. Nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn. अब allusion last year वो याद है Song of the Rain किया था, इश्तार का mention था उसमें, allusion था Greek goddess का mention था. Same way यहाँ पे Mars देखो लिखा भी है नीचे the god of war. So in a certain mythology this is जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है ना. हाँ, एग्जैक्टली. सॉन्ग ऑफ रेन में हाँ उसी में तो बोल रही हूँ, इश्तार था ना कि वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी को मेंशन किया था. तो जैसे हमारे यहाँ पे हम जैसे इंद्र देव बोल देते हैं, तो हम वी हैव गॉड्स ऑफ फॉर सर्टेन थिंग्स ना. सो यहाँ पर भी देयर इज दिस गॉड ऑफ वॉर, हिज नेम इज मार्स. सो ही सेइंग नॉट इवन मार्स, नॉट इवन हिज sword, नॉट इवन द क्विक फायर ऑफ द वॉर will burn the living record of your memory. Again, your is for the beloved. He says कि अब तो अच्छा ये ना हाइपरबोल है एक तरीके से, एग्जैजरेशन है. ही सेज कि अब तो मतलब खुद भगवान भी आ जाए ना एक तरीके से, इन अ सेंस ही इज, वैसे तो ऑफ कोर्स द एंटायर पोएम, बट व्हाट ही इज सेइंग इज कि अब तो भगवान भी आ जाए ना, तो भी इस लिविंग रिकॉर्ड को इरेज नहीं कर सकते. विच इज लिविंग रिकॉर्ड? दिस सोनेट जो मैंने लिखा है, दिस इज लाइक अ लिविंग रिकॉर्ड. अगेन पर्सोनिफिकेशन, ही इज कॉलिंग हिज वर्ड अ लिविंग रिकॉर्ड. तो पहले तो ये भी लिख लो, लिविंग रिकॉर्ड, पर्सोनिफिकेशन. So, three things he's mentioned: not Mars, nor his sword, and nor even the quick fire will outlive this. Mars कौन है? The god of war. Sword you know, ठीक है. He's saying कि ना तो कोई weapon, ना ही even not God himself, nor even any fire is able to burn. अब देखो ना exaggeration यहाँ पे कि fire भी burn नहीं कर सकती. Fire can burn anything. बट ही सेइंग कि मेरा लिविंग जो रिकॉर्ड है, दिस इज मतलब दिस इज एटर्नल, ये फॉर एवर चलेगा टिल द लास्ट डे. इट्स सो परमानेंट कि इवन फायर विल नॉट बी एबल टू बर्न इट. दैट लेवल ऑफ हाइपरबोल इज यूज्ड. एंड अंडरलाइन दिस लाइन, द लिविंग शेल बर्न. ये दोनों ही लाइंस हाइपरबोल, एग्जैजरेट कर रहे हैं कि आग से गॉड, सोड, एनीथिंग इज नॉट, डज नॉट हैव द पावर टू इवेंचुअली डिस्ट्रॉय माय लिविंग रिकॉर्ड. ठीक है. और जहां पर्सोनिफिकेशन लिखा है ना, वहां पर लिख लो, एक्सप्लेनेशन भी लिख लो. पोएम इज मेंशन एज बीइंग लिविंग. लिख लो प्रियांशु, एज बीइंग लिविंग. सिंपल यहाँ तक. एंड योर मेमोरी, हुज मेमोरी? द बिलवर्ड. कि योर मेमोरी विल रिमेन लिविंग फॉर एवर एंड एवर. nobody has the power to destroy it because मैंने क्या कर दिया है, I have written it in the form of a poem now. अगेंस्ट डेथ, नेक्स्ट पेज, नाइन्थ लाइन. अच्छा, अगेंस्ट को गेंस्ट लिखा है, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? हाँ, लाइसेंस. विच लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस. ठीक है. तो पहले तो पन तो वर्ड प्ले है ना, वो तो यही है. अच्छा, एक वन मोर थिंग, बुक में ऐसे है, लाइक देयर इज एन अपोस्ट्रोफी हियर एंड राइट दिस पोएटिक लाइसेंस. व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? शेक्सपियर के पास तो एनीवे पोएटिक लाइसेंस, शेक्सपियर ने तो खुद के अपने सारे वर्ड्स बनाए हैं, वो बहुत कुछ लिखते थे. To basically, poetic license gives you the power, gives the poet a power to basically not play by the rules. Spelling, it could be because of it could be change in spelling, it could be change in the word order, structure of the sentence, anything. ठीक है. अच्छा, he says against death and all oblivious enmity. अच्छा, enmity क्या होता है? दुश्मनी. ठीक है. Having feeling of jealousy from no, that's argument. दुश्मनी. And what is oblivious?
ऑब्लिवियस में एक वहां पे लिखा है ना, एनमिटी विच इज फॉरगेटफुल ऑफ एवरीथिंग एंड सो इट सीक्स टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. सी what it means is that sometimes people get so they get so much in conflict with other person कि वो इस हद तक दुश्मनी करते हैं that they forget everything. They don't see what is right and what is wrong. हाँ, मतलब सबको सब कुछ भुला दे, दैट योर ओनली फोकस इज हैव टू किल दिस पर्सन, फिर वो फेयर है या अनफेयर है, यू फॉरगेट ऑल द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. दैट इज ऑब्लिवियस एनमिटी. फॉरगेटफुल मीन्स इट मेक्स यू फॉरगेट ऑल द सेंसेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर इन दैट मूवमेंट एंड आपको इतना गुस्सा आ रहा है, इतना एनमिटी आपको किससे फील हो रही है, दैट इन दैट मूवमेंट यू फॉरगेट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट यू जस्ट डू इट. दैट्स ऑब्लिवियस एनमिटी. सो ही सेज इवन अगेन हाइपरबोल, my living record, this poem will survive even death and even that kind of enmity, कि मतलब एक जो उस लेवल की enmity होती है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, even that will not be able to destroy my work. He is making that statement. So you can write one line here. इसके आगे एक explanation लिख लो. He describes, he means William Shakespeare. He describes his poetry as all powerful, as all powerful against death and enmity. कोई बात नहीं, ठीक है. सो मतलब यू सी द लेवल ऑफ हाइपरबोल कि इवन इफ देयर इज अ वॉर, इवन इफ पीपल किल ईच अदर, even if people are dying and there is extreme level of enmity, my poetry will survive everything. So basically he has, by saying this, he is saying my poetry is immortal. है ना, पोएट्री को क्या बना दिया उन्होंने अपनी, ये इमोर्टल है, कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, गॉड विल कम, swords and everything, but my poetry will not be destroyed. To that extent he has you can say कि novelized his work. उन्होंने इस सेंस तक अपने वर्क को इतना हाई पेडेस्टल पे पुट कर दिया है कि माय वर्क, मतलब नॉट एज इन की सेल्फ प्रेजिंग में. अच्छा एक और चीज, शेक्सपियर अपने आप को प्रेज नहीं कर रहे कि मेरे मतलब मैंने लिखा है इसलिए, दैट्स व्हाट ही सेइंग इज कि वर्ड्स में इतनी पावर है. He's praising the power of words, not of his own. कि the words are so powerful that physical चीजें end हो सकती हैं, but your words have so much of power that they will not get perished and they will continue to survive till the end day. Clear यहाँ तक? Last stanza. Shall you pace forth? What is forth? आगे, ahead. ठीक है. Pace forth means that it will continue to live. अच्छा यहाँ पर लिखा है pace forth में stride forwards. Pace forth का एक चीज लिख लो आप यहाँ पर, outlive. Shall you outlive? What is outlive? Exact. मतलब basically yes, that leaving everybody behind and then continuing to live that way. So he's saying you will pace forth. Who is you? Again, memory of his beloved. Your praise shall still find room. This is a phrase in English. You will find room means you will always have that space. So basically, even after your death, even after everything, your future generations, they will continue to talk about it. You will find space in the room is कि no, that is you will be discussed. You will be remembered. People will still talk about you. Even in the eyes of all posterity. Posterity का meaning लिख लो. I think given भी है वहाँ पे, लिखा भी हुआ है. Future generations. So he says, even after all of us die, my words will remain, and every time the future generations will discuss this, so you will outlive time. You will live forever. मतलब your memory will live forever. वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, because people will continue to read and they will continue to know. Clear यहाँ तक? Continuing, that wear this world out to the ending doom. He said ending doom. He says मतलब wear out का मतलब होता है ना, like कि खत्म हो जाना. वैसे it's like more like कि getting damaged day by day. So he says ultimately when the world will be damaged, then there will be the last day, which is doomsday, the day of judgment. देखो यहाँ पे लिखा भी है नीचे, doomsday, the day on which the last judgment will occur. Like जैसे basically हम मान रहे हैं कि world end हो जाएगा उस दिन. सो ही सेज उस दिन तक यू विल लिव, मतलब ही हैज गिवन द अल्टीमेटम कि कब तक सर्वाइव करेगी मेमोरी, टिल द लास्ट डे. जब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा देन इट विल पेरिश. अदरवाइज टिल देन वॉर्स आए, चाहे डेथ हो, चाहे एनमिटी हो, खुद भगवान भी ऊपर मतलब आ जाए, लाइक गॉड ऑफ मार्स इफ ऑल्सो ही कम्स, even then there will be no harm to my poetry and people will continue to read it and continue to remember you and praise you. You will always find room, you will always be remembered
इन पीपल्स मेमोरीज। इसका मीनिंग लिखा नहीं है वहां पे, लिख सकते हो वैसे। यू शैल फाइंड रूम मीन्स यू शैल बी रिमेम्बर्ड एंड टॉक्ड अबाउट, ये वहां पर लिख लो, यू शैल बी रिमेम्बर्ड एंड टॉक्ड अबाउट। ठीक है, लास्ट 2 लाइन्स। अच्छा, अब लास्ट नोटिस वन थिंग, पहले 4 लाइन्स थी बिगनिंग में, देन देवर अनदर 4, नाउ अनदर 4 एंड लास्ट 2 लाइन्स आर सेपरेट। सोनेट का स्ट्रक्चर होता है ये, सोनेट इज 14 लाइन्स, 14 लाइन्स में भी स्ट्रक्चर कैसे होता है, यू हैव फर्स्ट स्टैंजा 4 लाइन, सेकंड स्टैंजा 4 लाइन, थर्ड स्टैंजा 4 लाइन एंड लास्ट में देयर इज अ कपलेट, कपलेट मींस 2 लाइन्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। व्हाई आई एम टेलिंग यू, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ये कि सोनेट को डिस्क्राइब करो, और मे बी that you know what technique has Shakespeare used here. So again, he is written in the form of sonnet. Sonnet क्या होता है? It's a poem of 14 lines that talks about a particular subject thoroughly in detail, where the structure is 3 stanzas of 4 lines each, मतलब quatrain बोलते हैं। जब 4 lines continue ऐसे combined होती है ना, then there is a word called quatrain, ये भी लिख लो, quatrain. So he has it contains 3 quatrains and 1 couplet. ये जो last की 2 lines है, these are a couplet. ठीक है, fine, okay, last 2 lines. So till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lovers eyes. Dwell का मतलब होता है live. So he says till the last day of judgment comes, till then you will just like continue to, मतलब काइंड ऑफ assumption that there will be a day जब वर्ल्ड एंड हो जाएगा, when everything will be judged, जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस दिन हिसाब होगा सारी चीजों का, उस दिन, विलियम शेक्सपियर। सो मतलब मीन्स, तो he wrote it with that intent ना, कि he wants people to read about it। अब वो जानते ही ना, that's a different thing। ठीक है, हाँ तो उसमें मेंशन है ना, तभी तो लिखा है वहां पे कि लास्ट जजमेंट भी लकर, बट दिस इज देयर इन एवरी, सी एवरी रिलीजन सेज दिस इनडायरेक्टली, कि अब हमारे उसमें भी तो कहते हैं ना कि एक दिन तो वर्ल्ड एंड होगा ही ना, तो मतलब दैट डे व्हेन एवर द वर्ल्ड विल एंड। यू आर आस्किंग समथिंग? हाँ वो तो मैं बता रही हूँ, मैंने even in the eyes of all posterity is कि even in the eyes of all future generations, मतलब जितनी भी next upcoming generations है, like he wrote this poem way before, so he said that whoever will read this poem in the future, they will talk about it, they will read it, and every time somebody will read it, they will remember you। नहीं नहीं, भूलने के लिए तो he's not saying only, he's saying everybody will remember, every time they will read this, they will praise you, that way। So till the judgment that yourself arise, you live in this. So till when will you live? Till when your memory will continue? Till the last day, and dwell in lover's eyes means like he's writing as with the intention of expressing love, and this could be in any sort of, this love could be any form of love, because again it's not mentioned कि किसके लिए लिख रहे हैं। And he says कि in every single person in the world who loves somebody in any form, you will live in their eyes. In their eyes means you will live in their memory, because you can relate to it. Na? That if you also have this feeling of love towards someone, then you can relate to this thing. So in short, the entire message of the poem was, of the sonnet was, that no matter what, time can destroy every single thing, wars can destroy things, God can destroy things, swords can destroy things। sword का मतलब battles मान लो कि battles होंगे, enmity है, दुश्मनी है, एनीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, फिजिकल जितना भी होगा, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, जो भी चीजें हैं, बट माई वर्ड्स, दिस लिविंग रिकॉर्ड, दिस विल कंटिन्यू टिल द डूम्सडे। क्लियर? ठीक है, एक बार आप पोएटिक डिवाइस लिख लेते हैं जो रह गए हैं कुछ कुछ। इट्स बैक। अच्छा, फटाफट से मेंशन कर लो एक बार, फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, एन और एम की साउंड रिपीटेड है ना, ये मार्क कर लो, अलिटरेशन। इसकी जाने पर बंद क्यों? अच्छा, ऐसे ही मार्क कर लो ओरली देन, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स में एन और एम की अलिटरेशन है, देन वेस्टफुल वॉर वी डिड अभी, अलिटरेशन, डब्ल्यू की साउंड,
अच्छा, जो वेस्टफुल वॉर है ना उसमें वेन को भी कर लो, वेन वेस्टफुल वॉर, लाइक तीनों ही है ना। थर्ड नहीं है, थर्ड स्किप कर दो। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन, एक तो टाइम वाला स्लटिश टाइम, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। और एक वेस्टफुल वॉर भी पर्सोनिफिकेशन है, क्यों देखो, वैसे वेस्टफुल इज एन एडजेक्टिव, बट हेयर इट मींस दैट वॉर इज वेस्टफुल, मतलब वॉर क्या करेगा, वॉर हैज डिस्ट्रक्टिव पावर, एंड डिस्ट्रक्टिव पावर भी ह्यूमंस की होती है, सो दैट वे इवन दिस इज पर्सोनिफिकेशन। वेस्टफुल वॉर्स में आपने अलिटरेशन लिखा है, मेंशन पर्सोनिफिकेशन आल्सो। फोर्थ लाइन, unswept stone besmeared with sluttish time, मतलब again this is evoking a kind of imagery in your mind कि how when there will be a war, so what will happen, जितने भी monuments हैं they will be besmeared, मतलब वो tarnish हो जाएंगे, वो they will be damaged, so एक ये example of imagery mark कर लो। एंड सेकंड, gilded monuments, you it's easy to imagine कि एक monument है जो gold plated है, so ये भी कर लो mark as an example of imagery। रेस्ट टू यू कैन स्किप, लिविंग रिकॉर्ड और शाइन मोड ब्राइट मत लिखो। एंड लिविंग रिकॉर्ड में मेटाफर भी कर लो, बिकॉज अगेन मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, ही इज कंपेयरिंग हिज रिकॉर्ड टू समबडी हु इज लिविंग, पर्सोनिफिकेशन तो है ही, एट द सेम टाइम मेटाफर भी है बिकॉज कंपैरिजन है यहाँ पर, ठीक है, रिकॉर्ड का एज कंपेयर टू अ लिविंग पर्सन।